हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ या ना का जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस, बहुत बढ़िया भाई। तो भाइयों, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि पहले 15-20 मिनट तो मैं केमिकल काइनेटिक्स ही करवाऊंगा, जो मतलब बचा हुआ पार्ट है, 2-4 फॉर्मूले हैं वो करवाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत बढ़िया, ठीक है, कि भाई आज जो है एक नया चैप्टर चलेगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कोई रिलेशन पुराने चैप्टरों से नहीं है, बहुत आसान आसान चीज है। ठीक है भाई। अब देखो भाई आगे कैसे स्टार्ट करना है। अरे आज मेरा ना चश्मा बेटा खो गया, ठीक है, मेरा चश्मा खो गया, और चश्मा खो गया तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मेरा एक चश्मा स्टाइल वाले में भी था। अब जैसे मुझे तुम्हारे कमेंट में रीड नहीं कर पा रहा हूं, इसको लगाता हूं तो रीड कर लेता हूं। खैर, अभी मैं काम की बात पे आता हूं बेटा, पढ़ाने की बात पे आता हूं कि भाई क्या क्या मुझे करना था, ठीक है, और किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना था। वैसे तो आपको मैं बताऊं, जब एडवांस वाला पार्ट आएगा कि भाई जेई मेंस के बाद ना आपको एडवांस के लिए अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब वो पार्ट आएगा वहां पर तो हम एडवांस का वाला करवाएंगे। यहां पर मेन जेई का ही फोकस होता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर फॉर्मूला बेस की बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि मैंने आप लोगों को एक तो समानांतर अभिक्रिया करवाया था, पैरेलल अभिक्रिया, ठीक है, समानांतर अभिक्रिया। और समानांतर विक्रिया को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा जी? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन। और इसकी जो पहचान वो थी, मैंने आपको करवाया भी था कि ए से बी बनता है और बी से मतलब ए से ही सी बनता है, एक साथ इसको K1 और K2। आपको ये भी याद होगा कि भाई इसमें जो है इनका K1 और K2 का अनुपात होता है, बी की सांद्रता सी की सांद्रता, इसके बारे में मैंने सारी बातें बताई हुई है, ठीक है। और भाई ओवरऑल अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो किसके बराबर होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब कंडीशन बताई थी बेटा ये मैंने आपको, कि जब ये दोनों अभिक्रिया प्रथम कोटि से बिलोंग करती हो, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो बेटा, ठीक है, और दूसरी वाली भी ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो। और मैंने ये भी बोला था बेटा कि अगर इसको पढ़ना ही चाह रहे हो सिर्फ, तो फिर तो इसको कई दिन तक पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देना है जो आईआईटी के लिए सीमित है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब मैंने इसमें ना सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे बेटा, सारे जो काम के फॉर्मूले थे जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक या आगे भी पूछे जा सकते हैं। पर उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर जी इसका डेरिवेशन नहीं है क्या, इसका डेरिवेशन करवा दो। मैंने कहा देखो यार, डेरिवेशन इसका करवाने में मुझे दिक्कत नहीं है, आप माइनस के, देखो बता देता हूं मैं आपको, अगर आप लोग यहां पर इसका डेरिवेशन करना चाहें और ये ऑन द बेसिस सिर्फ फरमाइश के तौर पे है बेटा कि भाई किसी बच्चे ने मुझे कहा था, तो मैं उसको डराऊंगा नहीं, बस मैं ट्रिक बताऊंगा कि करना क्या था। माइनस के dA/dt, ठीक है, माइनस के dA/dt बराबर करना था बेटा K1 की सांद्रता A, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो K1A है और दोनों प्रथम कोटि की होगी बेटा, तो K2B होगा, K2A होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा? K2A। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि इसमें से मैं क्या लूंगा बेटा, माइनस के dA अपॉन में dt, माइनस के dA, माइनस को इधर ले जाओ आप, या चलो माइनस को भी रहने देते हैं, आप इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा बेटा? A, तो हमारे पास K1 प्लस K2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? A। अब लास्ट में आप माइनस इधर ले जाना और बेटा dt इधर ले जाना और dA इधर ले जाना। तो देखो बेटा, हम लोग करेंगे प्लस के dA बटे A, ठीक है, और बराबर आएगा बेटा हमारे पास कितना? K1 प्लस के K2, यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का और dt। अगर हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़े, मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, हिंट, और मैं 3-4 डेरिवेशन करने का तरीका बता रहा हूं,
चाहे आप इसको दोनों को प्रथम कोटि मानोगे तो ऐसा करना है, ठीक है। और सुनो, ये सिर्फ फॉर्मूला निकालने के लिए है, और डायरेक्ट याद कर पाओ तो और अच्छी बात है। जब आप इसका डेरिवेशन करोगे ना बेटा, तो इसका लोग आएगा नेचुरल लोग ए, ये तो आपको पता है 0 टाइम से टी, तो ए नोट से सांद्रता ए, ठीक है। तो नेचुरल लोग ए, यहां पर फलाना ढिमकाना वही जैसे आप करते आए थे, ठीक है, कर लोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आएगा बेटा K1 प्लस K2, K1 प्लस K है बेटा, ये K1 प्लस K2 2.303, ठीक है, 2.303 अपॉन में टी लोग ए नोट बटे ए, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। और इसका अगर दूसरा डेरिवेशन देखना हो आपको, कौन सा हो बेटा दूसरा डेरिवेशन? देखो भाई, दूसरा डेरिवेशन क्या हो सकता है भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक एक्सप्रेशन और था बेटा, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के K1 प्लस के K2 टी। जहां पर K था बेटा, वहां पर अब K1 प्लस K2 हो जाएगा, राइट। ये तो मैंने उन अभिक्रियाओं के लिए समझाया कि भाई फाइनल फॉर्मूला जो आपके पास इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है। अब देखो आगे कहानी, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं, अगर ए से हमारे पास बी बना और ये हमारे पास सी बना, ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट 1 है, इसका रेट कांस्टेंट 2 है, इसका कहा है कि इसका शून्य कोटि है और इसका क्या है बेटा जी, प्रथम कोटि है। तो इस बार मैंने कोटि चेंज कर दी अभिक्रिया की। तो आपको अगर डेरिवेशन करना हो और आपके पास टाइम हो सही फॉर्मूला निकालने का, तो डी ए बटे डी टी ऐसे करेंगे बेटा, बराबर होगा K1 ए की सांद्रता 0, क्योंकि ये 0 कोटि की है तो बेटा यहां पर ए की घात 0 हो जाएगा, प्लस K2 की घात कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसके लिए अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे कि ये तो हो गया कांस्टेंट, और इसको आप क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे dy बाई डी एक्स करते थे ना, dy बटे डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते थे, तो हमारे पास क्या होगा, जब आप इस पूरे पद का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के डी ए बटे डी टी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गणित लगेगा, और यहां पर K1 और प्लस K2 और यहां पर सांद्रता ए की हो गई। अब देखो बेटा, जब आप इंटीग्रेशन करोगे ऐसे करके, तो इसका अलग इसका अलग, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आपको करना नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, उलझ जाओगे, नहीं करना है। पर बाय चांस बहुत ज्यादा किस्मत खराब हुई, तब जिस भी ऑर्डर की अभिक्रिया होगी उसके हिसाब से उसका सांद्रता गुणांक, मतलब ये जो दर नियतांक और बेटा उसकी सांद्रता की घात उतनी रख देना। फिर इसको गणित की तरह हल करना है तो एक नया फॉर्मूला आएगा, जो फॉर्मूला अभी तक आपने बनाया नहीं होगा। कभी कभी यह भी हो सकता है कि ये द्वितीय कोटि का हो और ये प्रथम कोटि का हो, तो फॉर्मूला बिल्कुल अलग आ जाएगा। कभी कभी यह हो सकता है कि ये प्रथम कोटि का हो, ये द्वितीय कोटि का हो, तो फॉर्मूला बिल्कुल अलग आ जाएगा। अब मैं इतनी बात तो आप लोगों को समझा चुका हूं कि ये आ जाएगा पर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते नहीं होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता होगा, मैंने पहले ही बोला था बेटा कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए होता है। एक बच्चे का डाउट भी था लास्ट वाली क्लास में कि सर जी आपने दोनों अभिक्रियाओं को प्रथम कोटि क्यों माना है। मैंने इसलिए दोनों को प्रथम कोटि माना है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन अभी तक मैंने देखे हैं, पूछे जाते हैं, जो सरलता से बच्चों के दिमाग में फिट हो सकते हैं, वो प्रथम माने ही रखी हुई है। अदरवाइज बनाने को तो आप कुछ भी कर लो, बस आपको गणित लगाना है और फॉर्मूला निकालना है। फिर बाद में अगर उसका अर्धायु काल निकालना चाहते हो तो फिर आप ए की जगह पर a/2 रख देना और टी की जगह पर t/2 रख देना, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे जैसे हम करते आए थे। तो कहने का मतलब था कि अगर मैं इन सारी अभिक्रियाओं को एक एक करके अलग अलग करके पढ़ाऊंगा तो आप 10 दिन 10 डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना आपके जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए मैं कह नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात यह है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी एडवांस में, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है अथवा कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो भाई कमेंट मैंने ऑन कर दिए, फटाफट बताइए भाई, क्या ये क्लियर हो गया बेटा, यस और नो?
ऑल क्लियर? यस। अब देखो बेटा, ये बताया है मैंने करना क्या है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। तो एक तो बेटा जी हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। अब यहां पर सुनने की कोशिश करिएगा बेटा, एक होती है कर्मानुसार अभिक्रिया। कर्मानुसार अभिक्रिया के लिए मैंने आपको फिर बताया, अगर जब मैं एडवांस के लिए जिस दिन पढ़ाने आऊंगा, मतलब आफ्टर जेई, ठीक है, हमारे जो सेशन चलेंगे उसमें हम अपन पूरा डेरिवेशन की अगर जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाऊंगा। अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे, पहचान करनी होगी और यह देखना होगा कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो पहला देखिएगा बेटा, हम लोग करेंगे बात कर्मानुसार अभिक्रिया। कर्मानुसार अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन। देखो बेटा, इसका मतलब क्या, पहचान क्या होती है? इसमें होता है हमारे पास कि ए से बी बना, बी से सी बना, और यहां पर दर नियतांक दे रखा होगा K1 और यहां पर दे रखा होगा बेटा K2। मतलब इसका मतलब यह होगा कि अभिकारक, जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो एक अभिकारक था, वो अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हुआ, फिर वही उत्पाद क्या करा, आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब फिर से नई अभिक्रिया चल गई। तो यहां पर एक क्रम के बाद एक अभिक्रिया चल रही है। समझ में आया? तो एक तो पहचान करनी आनी चाहिए। एक पूछा जाता है कि जो कर्मानुसार अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, इन अभिक्रियाओं का जो उचित ग्राफ है टाइम के साथ साथ वो कौन सा है? सांद्रता और समय के साथ साथ कह लो, या सांद्रता या फिर आप कह लीजिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। तो देखो बेटा, और ये पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैं आपको पहले करेक्ट के बारे में बता दूं, फिर इनकरेक्ट के बारे में कुछ भी बता दूंगा। यहां पर मेरे पास क्या होगा बेटा कि जैसे वहां एक एक्स पर मैंने सांद्रता लिखी, क्या लिखी भाई? सांद्रता। और यहां पर लिख दिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वह कोऑर्डिनेट जिसके अंतर्गत अभिक्रिया घट रही होती है। तो देखो बेटा, यहां पर मैं 3 बिंदु को रिप्रेजेंट करूंगा, 1, ठीक है, और 2 यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, हम लोग ये बात जानते हैं कि जो ए है, ए हमारे पास मूल अभिकारक है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ए की सांद्रता क्या होती चली जाएगी बेटा? घटती चली जाएगी, और एट द एंड आखिर तक घटती ही रहेगी, घटती ही रहेगी, घटती रहेगी। पर जब बिल्कुल टाइम 0 होगा तब बी और सी नहीं बने होंगे, यानी बी और सी की सांद्रता को हम क्या मान लेंगे? शून्य पर मान लेंगे। तो यहां पर हम मान लेंगे बी और सी की सांद्रता। अब देखो, टाइम के साथ साथ ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ऐसे आपको देखनी है कि डिक्रीज हुई, राइट, कि एक ग्राफ बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। फिर हम ये बात जानते हैं कि जो बी है वो पहले इंक्रीज होगा फिर घटेगा, क्योंकि देखो ये बनेगा भी और खर्च भी होगा। तो बेटा इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ आ गया। ये डिपेंड करता है बेटा कि आपके पास किसके वो ज्यादा है, तो इस तरह के क्रॉस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये बात भी समझ में आ गई। फिर बात करेंगे हम लोग सी की। सी जो है पहले 0 होगा, लेकिन सी जो है आगे यूज हो ही नहीं रहा है, तो सी का मान जो होगा बेटा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पर कांस्टेंट भले ही हो जाए लेकिन वो बढ़ता ही जाएगा। तो यहां पर हमने बेटा ये ग्राफ क्या बनाया, यही 0 से स्टार्ट करेंगे और वो ग्राफ हमारा ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे, रुक जाओ यार, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। तो हम ये कहेंगे बेटा कि ये जो वाला ग्राफ है ये ए की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, ये बेटा जी हमारे पास बी की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये बी की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है ये वाला ग्राफ। और जो ये वाला ग्राफ है बेटा आखिर वाला, ठीक है, ये करता है सी की सांद्रता को रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारे पास करेक्ट, ये तो क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। अगर मैं इनकरेक्ट की बात करूं तो ग्राफ इसके जैसे बहुत हो सकते हैं, ग्राफ इसी के जैसे बहुत सारे हो सकते हैं।
जैसे एक ग्राफ ये बना, एक ग्राफ ये बना और एक ग्राफ ये बना, ये तो मैंने जल्दबाजी में बनाया। तो हो सकता है कि ये बी की सांद्रता को रिप्रेजेंट करे, ये ए की सांद्रता को रिप्रेजेंट करे और ये सी की सांद्रता को रिप्रेजेंट करे। अब आप अपना खुद से दिमाग लगाइए, जब इस अभिक्रिया के लिए ए अभिकारक है तो वो खर्च होगा, ठीक है, वो तो खर्च होगा, वो तो खत्म होगा। क्या वो बढ़ सकता है? जहां पर ये वाला ग्राफ ए को दिखा रखा है तो आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर अभिक्रिया का एक ग्राफ होता है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन का एक ग्राफ होता है। वो ग्राफ करेक्ट तो मैंने बता दिया, इनकरेक्ट में वो क्या करेंगे, किसी की भी सांद्रता ऊपर नीचे कर देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो है जो सिर्फ खर्च होगा, कौन सा वो है जो सिर्फ बनेगा, और कौन सा वो है जो खर्च और बनेगा दोनों काम करेगा। तो बेटा ये जो ग्राफ हो गया ये क्या हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट ग्राफ हो गया। तो ये चीज तो हमें आ गई बेटा जी, करेक्ट और इनकरेक्ट छांटना। अगर 4 विकल्प दे रखे होंगे, 3 विकल्प दे रखे होंगे। पानी पी लो बेटा। फिर उसके बाद ये जो टाइम है ना, देखो ये जो पीक है, ये पीक क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बी की अधिकतम मात्रा की। यहां पर इस वाले पॉइंट पर हमें बी मैक्स मिलेगा। बी मैक्स का मतलब होता है कि बी की जो अधिकतम सांद्रता होगी वो इस पॉइंट पर होगी, उसके बाद इससे ज्यादा आप बी को बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, वह समय जिस पर बी की अधिकतम सांद्रता प्राप्त होती है उसको हम टी मैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी मैक्स। अगर कभी टी मैक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए कि कोई क्रमानुसार अभिक्रिया है, उसके लिए दर नियतांक ये दे रखे हैं, तो आप हमें बताइए इनमें से इसका जो टी मैक्स है वो कितना होगा। तो पहले समझेंगे बेटा टी मैक्स, कि भाई टी मैक्स का अर्थ क्या है। वह समय जिस पर ठीक है बी की अधिकतम सांद्रता होती है, बी की अधिकतम सांद्रता होती है टी मैक्स कहलाता है। अब क्या है कि टी मैक्स का मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा भाई, देखो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है। टी मैक्स का एक फॉर्मूला जो है वो बड़ा सिंपल है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है कि 2.303 अगर आपको लोग में लिखना है तो, ठीक है, और नेचुरल लोग में लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे करके 1 बाय, ठीक है, K1 माइनस K2, ठीक है, नेचुरल लोग K1 बटे K2, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे लिख लो, या आप इसको लिख सकते हो बेटा 2.303 K1 माइनस K2 लोग K1 बटे K2। ये करेक्ट फॉर्मूले हैं जिनसे आप जो है टी मैक्स ज्ञात कर सकते हो। बस अभिक्रिया के लिए आपको क्या चाहिए, दर स्थिरांक चाहिए और कुछ नहीं। फिर देखियो बेटा, अब आपको एक और बात बताता हूं मैं। इस फॉर्मूले को आप K1 माइनस K2 तो कर ही रहे हो, ठीक है। आप इसको बेटा जी 1/K2 माइनस K1 भी लिख सकते हो, पर कंडीशन ये होगी कि नेचुरल लोग में जिसमें से आप घटा रहे होंगे, यानी जो बड़ा मान होगा वो ऊपर रहेगा, तो यहां पर K2 बटे K1 होगा। कैसे? अगर मान लो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, उस माइनस को घात उधर लेके चला जाऊं आगे, तो आप समझ सकते हो। या फिर इसका तरीका क्या है कि भाई इस K1 और K2 को ऊपर लिख दूं, K1 को नीचे लिख दूं, तो इसकी इनवर्स पावर हो जाएगी, -1 पावर इधर आएगी तो उसको उल्टा कर देगी K2 माइनस K1। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको किसी भी तरीके से लिख लो, बस ध्यान रखना है कि जो इधर बड़ा मान होगा वही ऊपर रहेगा, ठीक है। और भाई यहां पर होगा हमारे पास K2 माइनस K1 लोग K2 बटे K1। तो बेटा ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि भाई फॉर्मूला करेक्ट कौन सा है, और न्यूमेरिकल आ गया तो भाई न्यूमेरिकल आपकी किस्मत है। लेकिन हाँ कुछ हटके है इसीलिए टफ है, पर जो न्यूमेरिकल होगा वो फिर आप यही कहोगे सर जी ये न्यूमेरिकल आईटी एडवांस में आ सकता है क्या। क्योंकि देखो आपको मैं याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पैरेलल अभिक्रियाओं का एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें दोनों अभिक्रियाओं के अर्ध आयुकाल दे रखे थे, और मैंने ये कहा था कि भाई आपको लास्ट जो ओवरऑल अभिक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल निकालना है, और वो बहुत जल्दी आपने निकाल भी दिया था। उसका मान 2 पॉइंट समथिंग आया था, आपने 2 लिखा था और करेक्ट आंसर था। और आप लोगों ने कहा कि सर इतना आसान, मैंने कहा भाई आसान होता है,
अगर मान लो वो टॉपिक आप पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं, भले ही वो टफ हो सकता है, भले ही ऐसा हो सकता है कि यार इसको तो याद करना पड़ रहा है, पर आप सोचो अगर आपने फोकस कर दिया ना, आज आपने फोकस कर दिया, पढ़ भी लिया, देख भी लिया, एक दो बार पेन से लिख कर देख लिया, तो ये चीजें अभी आपको लगता है कि इसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर इतना मैं गारंटी दे सकता हूं बेटा कि जब आईआईटी एडवांस में एक छोटा सा क्वेश्चन भी हो जाता है ना 4 नंबर का, आपको लग रहा होता है कि मैंने बाकी सारे बच्चों से जिन्होंने गिव अप कर दिया था, जिन्होंने लास्ट वाले इन 2-4 फॉर्मूलों को याद नहीं किया था, पर मैंने फिर भी कोशिश करी थी, कम से कम मैं उनसे तो बेहतर हूं। समझ में आई बात? तो भाई इसको फटाफट नोट करेंगे और नोट करने के बाद मुझे बताएंगे कि सर हमने नोट कर लिया है और आगे बढ़िए। डेरिवेशन नहीं था इसका, मतलब है डेरिवेशन सारी चीजों के, पर टाइम नहीं लेना, ये फॉर्मूला ही याद करना है आपको टी मैक्स का। और इस वाली अभिक्रिया के लिए एक ये जानना है कि भाई कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया होगा बेटा कि हिंदी मीडियम के बालकों ने भी जो है आईआईटी एडवांस जो है क्लियर किया है इस साल, और काफी बच्चों ने क्लियर किया है, पर मैं यही चाहूंगा कि अगले साल जब आपका नंबर आए तो इसका नंबर बढ़े। ठीक है, आपको मैंने अभी रिसेंटली एक आपने वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी मैंने बताया, मैंने उस बच्चे के फादर को भी इंट्रोड्यूस कराया कि सर बताओ सच्चाई क्या है, और मैं हर दिन आपकी क्लास में वही चीज मोटिवेट करता रहता हूं, हर दिन बोलता रहता हूं कि हम लोगों की सिचुएशन अलग है, हम लोगों की सिचुएशन अलग है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर वहां तक पहुंचना है। तो प्लीज इतना बिलीव रखिए कि एडवांस में रिजल्ट आ सकता है और आप बहुत अच्छे से लाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो बेटा यहां पर कहानी पूरी की पूरी अब समाप्त होती हुई, और मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चे अब जो है बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा अंडरस्टैंडिंग का लेक्चर है, और ऐसा लेक्चर बिल्कुल नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। आपने 10 क्लास में 9 क्लास में जरूर पढ़ा होगा, जो इसका भाग है। आपको मैं बताऊंगा बेटा, सबसे पहले अगला जो चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन। अब थोड़ा समझना बेटा यहां पर विद्युत रसायन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो बच्चों ने लास्ट वाला चैप्टर छोड़ा हुआ था, ये वो बाद में बैकलॉग कवर करेंगे। यहां से बेटा आपको याद हो, आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना, यहां से आपको समझना है, और आपको इस तरीके से समझना है कि चीजें क्लियर होती नजर आए, और इनका संबंध पीछे नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर कहीं 1-8% हुआ तो मैं वहीं आपको बता दूंगा बेटा इसको याद कर लो। देखिए, सबसे पहले भाई बात करेंगे हम लोग विद्युत रसायन के बारे में, और विद्युत रसायन को हम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को ना हम 4 भागों में पढ़ेंगे बेटा, अलग अलग। ठीक है, 4 अलग अलग भागों में, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन पहला भाग समझिएगा क्या होगा। पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे चालकता। क्या होगा बेटा? चालकता, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भाई, कंडक्टेंस। उसके बाद दूसरे नंबर पर बेटा हम लोग पढ़ेंगे आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जी गैल्वेनिक सेल। फिर उसके बाद 4th नंबर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और फिर हमारे पास 5वां नंबर होगा बेटा बैटरी। ठीक है, ये 5 चीजों में आपको चैप्टर करना है कवर, और अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी करना है। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे चालकता की, कि चालकता जो है टोटल जो है वो कवर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है चालकता वाला पार्ट। अब चालकता को मैं कहां से करवाऊंगा? बिल्कुल 9th क्लास से, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहली बात यह है हमारा छोटा सा क्वेश्चन कि भाई जब चालकता की बात आती है तो हम लोग कहेंगे भाई चालकता होती क्या है? क्या है चालक? चालक क्या है? चालकता को छोड़ो, चालक क्या है? सर जी समझ नहीं आ रहा है, चालक का हुआ हमें ना पता है। मैं कह रहा हूं बेटा कि चालक का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो, चल सकती हो। एक एक चीज कनेक्ट होंगी, ध्यान रखना।
हमारे सबसे ही पहला क्या आ गया कि भाई चालकता क्या है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आ गया चालक। तो हम कहेंगे बेटा वे पदार्थ, ठीक है, जिनमें विद्युत का प्रवाह हो सकता हो विद्युत चालक कहलाते हैं, ठीक है। विद्युत चालक, अब देखिए बेटा, अब मेरी बात सुनना भाई। अभी जो चलेगा बेटा, जो चालक के अंदर चलती है वो क्या होते हैं भाई। अगर अब धारा की बात करो तो धारा का मतलब क्या है, विद्युत धारा का मतलब क्या है। धारा का मतलब होता है बेटा आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। और जिन जिन स्पीशीज में से आवेश चल सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ट्रेवल कर सकता है, वो सारे के सारे चालक हैं, ठीक है। तो जो चालक है ना बेटा, उनको हमने 3 भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं इसमें विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, तो विद्युत धारा का अर्थ क्या हुआ बेटा, हमारे पास आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये सब 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्लियर हुआ इतना बात। अब देखो आगे, अब जरा देखो यहां पर दूसरी चीज क्या है कि जो ये धारा है, विद्युत धारा आई, इसका फॉर्मूला होता है बेटा आवेश बटे टाइम, यही होता है बेटा। बात ये आती है कि भाई जो आवेश है वो किन किन चीजों पर होता है जो हम रेगुलर लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। आवेश कहां पर होता है, ये हमारे दिमाग में बत्ती जली। आवेश कहां पर होता है, हालांकि आपने 11वीं भी कर ली और 12वीं भी आप कर ही रहे हो, तो ये दिमाग में जो जो कुछ लिख रहा हूं मैं सब आपके दिमाग की उपज है। आप कह सोचिए आवेश क्या होता है या फिर आवेश कहां पर होता है, आवेश को कैसे देखा जाए। तो बेटा देखो, आवेश जब भी आप पूरी फिजिक्स पढ़ लो, पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो, तो आपने जो आवेश देखा होगा या तो वो इलेक्ट्रॉनों पर देखा होगा या बेटा आयनों पर देखा होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी प्रोटोनों पर भी तो होता है। मैंने कहा प्रोटोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉल, आप पूछो जी H+, और H+ क्या हो गया, आयन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आवेश कहां पर होता है, तो ये होता है बेटा हमारे पास कहां पर, इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है। और दूसरा कहां पर बेटा जी, आयंस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर और बेटा आयंस पर, ये आवेश होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब जो बेटा जी चालक को कैरी करते हैं, ठीक है, चालक को कैरी करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आवेश को ढोते हैं, प्रवाह करवाते हैं, उनको कहते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब होता है आवेश कुली, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे भाइयों, यहां पर हम लोग कहेंगे चालकों को चार्ज कैरियर के बिहाफ पर, चार्ज कैरियर्स के आधार पर नहीं, चालकों को चार्ज कैरियर के आधार पर चालक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो बेटा अब ये क्या क्या होते हैं जरा समझना भाई। चालक जो है 3 प्रकार के होंगे बेटा, और आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। चालक 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो वो चालक जिनमें आवेश प्रवाह जो है करने वाली स्पीशीज मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग जानते होंगे धातु में से करंट दौड़ता है,
यानी धारा प्रवाह करती है। अब धातु के अंदर क्या होते हैं बेटा, धातु के बाह्य सेल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, जब कभी भी दो मतलब अगर किसी तार के दो माध्यम को हम या किसी परिपथ को दो माध्यम से हम अलग अलग विभवांतर से कनेक्ट कर देंगे तो आपको पता होगा कि एक से दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहले कौन से होंगे बेटा जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले। ठीक है, या जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन वाले। अब पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपने बेटा जी कहां पर देखा है, जहां पर हमारे पास, ध्यान रखना भाई, जहां पर किसी भी चालक के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता हो, तो आप कहोगे सर जी धातु चालक ऐसे होते हैं। क्या होते हैं बेटा ऐसे, धातु चालक। तो हमारे पास जितनी भी धातु होंगी वो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छी चालक है, तो धातु चालक, और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं मेटालिक, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, या इनकी जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, आप मेटालिक कंडक्टर की पढ़ाई कहां पर करते हो, कौन से सब्जेक्ट में करते हो, बायो में करते हो, मैथ्स में करते हो, केमिस्ट्री में करते हो, फिजिक्स में करते हो। तो आप लोग कहेंगे सर जी मेटालिक कंडक्टर की जो पढ़ाई हम लोग करते हैं वो करते हैं फिजिक्स में, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, कंडक्टर ऑफ फिजिक्स। और भाई जितने भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, इसका कोई भी संबंध केमिकल काइनेटिक्स से नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, और ये चैप्टर ऐसा है जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हो। एक एक बात मैं ऐसी बताऊंगा जो आपके घर में होती हो, जैसे तार आपने देखा है, ठीक है, बैटरी आपने देखी है, करंट, ये भी पता होगा कि भाई धातु में करंट चलता है, वो सारी बातें रिलेटेड होंगी आपके। दूसरा देखो बेटा, जो दूसरे चालक होंगे हमारे पास वो ऐसे होंगे बेटा जिनके अंदर जो है मुक्त आयन होंगे, मुक्त आयन वाले। अब तुम सोचोगे यार मुक्त आयन किस में होते हैं भाई, अब आप सोच के समझिएगा, ऐसे पदार्थ जिनको हम मान लो पानी में घोलने पर वो आयनों में टूट जाते हो, तो बेटा जी उस सॉल्यूशन के अंदर, उस विलयन के अंदर आयन बन जाएंगे। और यदि उस सॉल्यूशन में हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रख दें, यानी बैटरी की छड़ रख दें, तो वहां पर भी आयन एक से दूसरे की तरफ जो है मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, आयन हमें फिजिक्स में प्राप्त नहीं होते, आयन हमें केमिस्ट्री में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इवन हम लोग जो आयनों की बात करते हैं, जो आयनों की पढ़ाई करते हैं, वो कहां पर करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो बेटा एक तरीके से इनको हम कंडक्टर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। और ये जितने जो आयन प्राप्त होते हैं बेटा, ये प्राप्त होते हैं हमें विद्युत अपघट्यों से। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई ये हमारे पास क्या होंगे, अगर देखा जाए मुक्त आयन वाले, तो इनको हम कहेंगे भाई मुक्त आयन वाले। ठीक है, यानी फ्री आयंस वाले। इनकी पढ़ाई हम लोग करते हैं कहां पर बेटा, इनकी पढ़ाई करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो इनको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर ऑफ केमिस्ट्री, कंडक्टर्स ऑफ। बात समझ में आई। अब बेटा जी तीसरे टाइप का जो कंडक्टर है वो बहुत विशेष कंडक्टर है। मैं कुचालकों के बारे में बात नहीं कर रहा, सेमीकंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, कभी तुम सोचो सेमीकंडक्टर होंगे वो ना, चालक ही अलग प्रकार का है। और ये चालक आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, अगर 11th क्लास बर्बाद ना हुई हो तो। ठीक है, और ये ऐसे चालक होते हैं बेटा जिनके अंदर जो आवेश प्रवाहक है, मतलब जो आवेश को प्रवाह करवाता है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बेटा मुक्त आयन भी होते हैं। अगर मैं आप लोगों के दिमाग पर जोर डलवाऊं और मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या तुमने कभी ऐसा कुछ पढ़ा है कहीं पर जहां पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो और फ्री आयन भी हो, और बेटा कमेंट बॉक्स जो है मैंने ऑन कर दिया, फटाफट बताइए क्या आपने कहीं पर ऐसा देखा है बेटा? कहीं पर देखा है क्या? राघवेंद्र कह रहा है यस सर, हाय कंडक्टर ऑफ मैथमेटिक्स। हक मैथमेटिक्स में कंडक्टर होते हैं कहिए? नो, NaCl में तो बेटा आयन होगा केमिस्ट्री में। अच्छा
यस, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब गलत दे रहे हैं आंसर। देखिए, देखा तो जरूर है, मैं ये भी जानता हूं, अगर पढ़े होंगे कभी तो देखा जरूर होगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कभी उसको फील नहीं किया होगा कि मैं उसको बताता हूं। आपने पढ़ा हुआ है बेटा, हमारे पास होता है बेटा क्षार धातु का या क्षारीय मर्द धातु का कह लो आप, ठीक है, क्षार धातु का अमोनिया में या द्रव अमोनिया में लिक्विड, द्रव अमोनिया में विलयन, द्रव अमोनिया में विलयन। देखो बेटा, ये आपने 11वीं क्लास के जो एस ब्लॉक चैप्टर है, एस ब्लॉक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब क्षार धातुओं को हम लोग अमोनिया में घोलते हैं तो अमोनिया का जो विलयन बनता है वह डीप ब्लू कलर का बनता है, यानी गहरे नीले रंग का बनता है। और उसके गहरे नीले रंग का बनने का कारण है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर आयन भी है, क्योंकि जब आप क्षार धातु को घोलोगे और वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो अगर सोडियम होगा तो Na+ रहेगा, अगर लिथियम हो तो लिथियम प्लस रहेगा, और बेटा पोटेशियम हुआ तो पोटेशियम प्लस रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये जो है आप लोगों ने एस ब्लॉक का, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत तो एक बार एनसीईआरटी भी ओपन करके देखना, 11वीं क्लास में एस ब्लॉक में जाना और वहां पर देखना, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, यानी क्षार धातुओं का द्रव अमोनिया में विलयन पढ़ लेना। आपको पता लग जाएगा कि उस विलयन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है और मुक्त आयन भी है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे भाई क्षार धातुओं का द्रव अमोनिया में विलयन, ये इसका होगा करेक्ट आंसर, जिसके अंदर मुक्त आयन भी है और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। तो भाई इस स्लाइड पर जो कुछ लिखा है फटाफट नोट करिए, इस स्लाइड पर जो कुछ लिखा है बेटा फटाफट नोट करिए, नहीं तो इलाज करना पड़ेगा। करिए करिए, लव यू टू बेटा, लव यू टू। क्लियर क्लियर क्लियर। अब यहां से थोड़ा सा ना फिजिक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है, यहां से फिजिक्स आ जाएगा बेटा, और फिजिक्स आएगा बहुत सरलता वाला, टफ वाला बिल्कुल नहीं, 10th क्लास वाला फिजिक्स, ठीक है। अब यहां पर मैं जैसे जैसे लिखवाऊंगा, जैसे जैसे समझाऊंगा, उन चीजों को आपको रिलेट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा बिल्कुल फिजिक्स जो बेसिक चीज है वो है आवेश के बारे में, ठीक है, सॉरी आवेश कह लो या फिर विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप जानते होंगे। हम यहां पर कहेंगे बेटा आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है, आवेश, आज इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा, ये आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या बना बेटा कि जो आई है वो आवेश अपॉन में टाइम, ठीक है, नहीं टाइम ही दर होता है भाई। और कोई आप लोगों से पूछे कि भाई जो यूनिट होती है इसकी विद्युत धारा की, अगर यूनिट निकालनी पड़े तो वो यूनिट क्या होती है, या तो होती है कूलाम प्रति सेकंड, है ना भाई, कूलाम प्रति सेकंड, या इसको बेटा जी हम एम्पियर भी कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं, और बेटा जी ये कूलाम प्रति सेकंड भी कहलाती है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अब बात आती है बेटा जी किसकी, प्रतिरोध की, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। नया पार्ट क्या आया भाई, नया पार्ट आया जी प्रतिरोध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा जी रेजिस्टेंस, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा बहुत मजा आने वाला है इसमें। अगर कोई पूछे कि भाई प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मतलब है जो हमारी क्रिया का विरोध करे, प्रतिरोध है ना, जो हमारी क्रिया का क्या करे बेटा, विरोध करे, उसको प्रतिरोध कहते हैं। कहते रे सर जी पोपट बना रहे हो, आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं। मैंने कहा नहीं, शब्दों में ही खेल है। मैंने कहा प्रतिरोध का मतलब होता है जो प्रतिक्रिया का विरोध करे, जो क्रिया का विरोध करे उसको कहते हैं प्रतिरोध। पर क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में,
है ना, कंडक्टेंस के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर जो शब्द बताएगा वो होगा कि वो दुनिया की हर वो चीज, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, दुनिया की वो हर चीज जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसको प्रतिरोध कहते हैं। खत्म, इतना ही है। इट्स अबाउट फील करना। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा कि भाई इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो यहां पर तो आवेश की बात हो रही है, धारा की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे बेटा संसार की वे समस्त चीजें, संसार की वे समस्त वस्तुएं जो धारा प्रवाह का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। और ये बेटा जी देखो, ये ना एक फॉर्मूला होता है, एक इसकी परिभाषा होती है मैथमेटिकल परिभाषा, और एक होती है मैथमेटिक्स को फील कराने वाली परिभाषा। तो ये अभी आपसे मैच नहीं करेंगे जो आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये फील आपको ऐसा लगेगा कि मेरी डेली लाइफ का पार्ट है। तो संसार की वह समस्त वस्तुएं जो धारा प्रवाह का विरोध करती है, प्रतिरोध कहलाती है। क्लियर होगी बात? चलो जी, समझ गए इतनी बात तो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे फॉर्मूला, यूनिट, बेवकूफ काहे बना रहे हो, थोड़ा समझाओ हमको क्या फॉर्मूला होगा। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं बेटा नेचर के बारे में, है ना, तारों के बारे में, तार समझते होंगे आप लोग। मेरे पास ना दो तार है बेटा, एक तार क्या है, छोटा तार, और एक तार क्या है, उतना ही मोटा है। देखो लंबाई बिल्कुल, इनकी जो चौड़ाई है, मोटाई जो है तार की, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। तो इनकी एक की लंबाई L1 है और एक की लंबाई L2 है। ये तो आपको दिख रहा होगा, अलग अलग लंबाई के बनाए हैं। मान लो मैंने दोनों एंड पर विभवांतर स्थापित कर दिया, मतलब विद्युत विभव में अंतर स्थापित कर दिया। मैं ये बात जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर से होकर जाएगा, इसके अंदर से होकर जाएगा, इसके भी और इसके भी। आपको ये बात पता होगा कि जो ठोस होते हैं, तार क्या है, ठोस है, तार क्या है, ठोस है। और जो ठोस होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है कि जो कण होते हैं ठोस के, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइटली बाउंड रहते हैं और इधर उधर भी मूव नहीं होते। इतना भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन वहां पर बेटा जी ना तो कोई घूर्णन गति होती है, ना कोई स्थानांतरण गति होती है। स्थानांतरण गति का मतलब है कि उसके कण इधर से उधर नहीं जाते, ऐसे इधर उधर नहीं जाते। घूर्णन का मतलब है कि सॉलिड के जो कण होते हैं वो ऐसे भी नहीं घूमते। ठीक है, पर हां अपने ही स्थान पर रहकर कंपन जरूर करते हैं, कंपन जरूर करेंगे। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि मान लो अगर मेरे पास यहां पर इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु हैं दोनों साइड में, और इस समझाने के लिए है बेटा, फील करवाने के लिए है। मुझे पता है कि परमाणु को मैं भी नहीं देख सकता और आपको पता है कि आप भी ऐसे नहीं देख सकते हैं, ऐसे समझ जाना बस। तो हुआ कुछ ऐसा, जब बेटा आवेश यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलेगा 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 चलेगा, और सीधी रेखा मन ये भी थोड़ा ऊपर नीचे से चलता है, मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पर भी चलेगा। तो उसको बहुत सारे परमाणुओं से लेकर, या मतलब एक क्या करना है, परमाणुओं के अंदर से पास होना है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएगा। तो मान लो एक भीड़ है, उस भीड़ में आपको निकलना है। तो जब आप निकल रहे हो, कोई इधर से कंधा मारा, तो अरे मम्मी इधर 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 लग गया कंधा। तो ऐसे क्या होता है कि इनके कंपन करने की वजह से, क्योंकि तो कंपन करेंगे, ऐसे ऐसे कंपन करेंगे बेटा, और जब ये कंपन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या करेंगे, ये मतलब प्रवाह जो चल रहा था स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, उसको ये डिस्टर्ब करेंगे, डिसबैलेंस करेंगे। तो मान लो बेचारा इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चल रहा है, एक ने कंधा इधर मारा, मैं कंपन कर रहा हूं, ठीक है, मैं कंपन कर रहा हूं, तो बेटा ऐसे करके यहां पर इलेक्ट्रॉन जल्दी ही एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकल जाएगा। पर सोचो इस तार की तो बेटा लंबाई हो गई, अब इस तार की लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन को के प्रवाह को ज्यादा देर तक धक्के खाने पड़ेंगे, ज्यादा देर तक परेशान होना पड़ेगा, तब जाकर वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचेगा। राइट और रॉन्ग? तो मुझे ये बताइए, अगर इसके अंदर प्रतिरोध R1 है, क्योंकि मैंने बोला कि दुनिया की हर वो वस्तु जो आवेश का प्रवाह
या फिर जो विद्युत धारा का प्रवाह या फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का विरोध करे उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। यही मैंने बात समझाई आपको। तो इन दोनों में अगर इसमें प्रतिरोध R1 है, इसमें प्रतिरोध R2 है, तो आपको क्या लगता है कि किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा? क्या लगता है बेटा कि किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा? ओ भाईजान इधर देखें, आप समझें, बोलो। मैं धारा पढ़ाऊंगा लेकिन चालकता पढ़ाऊंगा लेकिन चालकता में बिल्कुल बेसिक से थोड़ा ही ना हटके डायरेक्ट आ जाऊंगा। आप कहेंगे सर जी देखें, सीधी सीधी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गया, यहां पर इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा धक्के खाने नहीं पड़े, यहां पर ज्यादा लोगों ने आवेश प्रवाह का विरोध नहीं किया। परंतु सर जी निचले वाले तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध किया गया, इलेक्ट्रॉन को के साथ बहुत हाथापाई हुई और इलेक्ट्रॉनों को बहुत परेशान किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर सबसे ज्यादा प्रतिरोधित हुआ, लात घुसे पड़े और ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने में इसको टाइम लगा। तो आज की मुख्य समाचार से हमें यही समझ में आया कि भाई R2 का जो मान है वो ज्यादा है और R1 है ना, और R1 का जो मान है वो कम है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक रिलेशन समझ में आया यहां से कि प्रतिरोध जो है वो लेंथ के समानुपाती है। और इसको हमने क्या कह दिया बेटा जी? इसको हमने कह दिया संबंध 1 कि जो प्रतिरोध है यानी R, वो क्या हो गया बेटा? हमारे पास जितने तार की लंबाई होगी, जितनी दो टर्मिनलों के बीच की दूरी होगी, उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये आपको फील हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कहानी। अगर हम तार अलग अलग प्रकार के ले, मतलब एक ले पतला तार और एक ले मोटा तार, ठीक है, एक ले पतला तार और दूसरा ले मोटा तार। तो भाई देखो, इस बार मैंने क्या रखा है, अगर मेरे पास मान लो सेम लेंथ है, लेंथ इस बार वेरी नहीं करी, इस बार मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यानी जो तार की मोटाई है उसको चेंज करा। और मुझे ये बात पता है दोस्तों, यहां पर परमाणु ऐसे दिख रहे होंगे, मात्र समझाने के लिए है ये, मतलब यहां पर भीड़ भाड़ ऐसी है और कंपन यहां भी होगा, और कंपन बेटा जी होगा तो यहां पर भी। कंपन होगा यहां पर भी। अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने कह दिया A1 है, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया बेटा? A2 हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया बेटा जी? A2 हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर मान लो एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलना है, इसके अंदर से पास होना है। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा तो धारा अपने आप प्रवाह करेगी, आवेश अपने आप चलेगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, आपके पास एक फरारी है, वो तो मुझे पता है वो फरारी एटलस वाली फरारी है ना, टिन 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 फरारी। हाँ, तो आपके पास एक फरारी है जिस पर मान लो इलेक्ट्रॉन बैठा है। इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि बस आज इस तार के आर और पार। मैंने कहा ठीक है, निकल जा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को मिली पतली सी गली, है ना, फरारी की बात कर रहा हूं मैं, हूं वाली भी, असली वाली फरारी की। और यहां पर बेटा जी हाईवे है बहुत चौड़ा, मतलब भीड़ भाड़ ही नहीं। तो आप मुझे बताइए गाड़ी को चलाने में कहां पर ज्यादा आसानी होगी और कहां पर मुसीबत ज्यादा आएगी? जहां पर मुसीबत ज्यादा होंगी समझ लेना कि वो मुसीबतें, वो जो गली की जो चौड़ाई है वो कम है ना, उसकी वजह से जो आवेश है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, गाड़ी अच्छे से नहीं चल पा रही है, इधर उधर दिक्कत हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब दिक्कत जितनी ज्यादा होगी वो क्या कर रहा है, ये घटना क्या कर रही है? ये कर रही है आवेश प्रवाह की दर का विरोध, आवेश की क्रिया का विरोध। अब यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर बेटा सरलता है, यहां पर आवेश प्रवाह या धारा का प्रवाह उसका विरोध नहीं है। कहा गया है कि आपके लिए फुल हाईवे, बिना टोल टैक्स, आप सीधा जाइए। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? यहां से हम समझ में आया कि अगर इसका हमारे पास R1 है तो इसका R2 है, तो हम लोग रिलेट करेंगे कि R1
ज्यादा होगा R2 से, और यहां पर हम जानते हैं कि A1 कम होगा A2 से, तो दिख ही रहा है। तो बेटा A1 यहां पर R1 ज्यादा है, A1 कम है, तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया है जी व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन। तो यहां पर हम समझे कि प्रतिरोध जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया बेटा संबंध नंबर 2। ठीक है, क्या हो गया बेटा, संबंध नंबर 2। अब समझिएगा, यहां पर डेरिवेशन आ गया। संबंध 1 तथा 2 से, ठीक है, हमारे पास दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास आएगा L/A। क्या आ गया बेटा, R बराबर अनुक्रमानुपाती L/A, क्योंकि यहां पर तो क्या था बेटा, यहां पर क्या था, समानुपाती था, यहां पर क्या था बेटा, व्युत्क्रमानुपाती था। अब जैसे ही बेटा इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो हम यहां पर कहेंगे भाई R बराबर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो से, रो समझते हो, रो शब्द है ये, रो से डिनोट करते हैं, रो L/A। ठीक है, L/A। तो हम कहेंगे बेटा यहां पर रो एक नियतांक है, ठीक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो प्रतिरोध है उसकी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ गया। आपको यह भी पता होगा बेटा, जो प्रतिरोध की यूनिट होती है, प्रतिरोध की यूनिट होती है, उसको आप बेटा जी OHM ऐसे लिख सकते हो, ओम, या बेटा ओम ऐसे लिख सकते हो। ये जो है प्रतिरोध की यूनिट आ गई। तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस को बेटा जी प्रतिरोध समझ में आया, कि दुनिया की वो हर चीज जो हमारे पास आवेश प्रवाह की दर का विरोध करे या विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ओके ओके, डन। अब बात आएगी बेटा चालकता के ऊपर। किसके बारे में बात आएगी, चालकता के बारे में। ये नोट कर लिया ना भाई। अब देखो चालकता, चालकता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। अच्छा भाई, हाँ, चालकता पढ़ाने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले समझना बेटा, पहले समझना, आपको जो है यूनिट ऑफ रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट निकालनी है। ये तो मैं भूल ही गया था भाई, इसका जल्दी से आप यूनिट निकालें कि यूनिट क्या होगी, फटाफट बताओ बेटा, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी। हाँ, चालकता पढ़ाई है। जीरो, अबे ओ बेवकूफो, जीरो क्यों कहोगे आप इसको, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, काश मेरे पास वो सारी शक्तियां होती जो तुम्हें मैं पकड़ के कूटता। बस ऑनलाइन का यही है थोड़ा सा दिक्कत कि तुम दूर हो। ओम मीटर, अबे बे, ठीक है, वेरी गुड बेटा, एक बच्चे का सही है, बाकी गलत है। देखिए, अगर आप लोगों को पता हो, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है R बराबर रो L/A। अब क्योंकि जो प्रतिरोध है उसकी यूनिट होती है ओम, और बेटा इसकी हमें निकालनी है, ये होगा मीटर में और ये होगा बेटा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल ऐसा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मीटर से एक घात कट जाएगी, एक ब्रज गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास जो रो की यूनिट आई बेटा, रो की यूनिट आएगी वो हमारे पास आएगी ओम मीटर। बहुत बढ़िया बेटा, एक बच्चे ने आंसर दिया है, वेल डन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई बेटा ओम मीटर। अब बात यह है कि जो रो है ना, रो का मान किन किन बातों पर निर्भर करता होगा।
अब जैसे कई बार मैं बोल देता हूं कि भाई रो का मान तापमान पर निर्भर करेगा और रो का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब ये मैंने बोल दिया, आपने नोट कर लिया और आपने पढ़ भी लिया, पर इसको दिल से कैसे फील करें, दिल से कैसे फील करें, ये बड़ा डिफरेंस है। अगर आप फील कर गए तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। जैसे देखो कैसे, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो रो है ना, रो मतलब रो, ठीक है, जिसको मैंने क्या कहा बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, का मान धातु की प्रकृति तथा धातु की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए बेटा, यहां पर सुनना, धातु की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। मैं फील कराता हूं कैसे है। तो ये भी एक तरह का प्रतिरोध ही, चाहे इसको आप प्रतिरोध कह लो, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कह लो, लेकिन है तो ये भी एक तरह का प्रतिरोध ही। अब एक्चुअल में ये प्रतिरोध धातु की अपना प्रतिरोध होता है। समझिएगा मेरी बात को, धातु को अपना प्रतिरोध सर समझ नहीं आया, थोड़ा दिमाग हिल रहा है। देखो ये जो प्रतिरोध है, जो आप L/A कर रहे हो, तार कितना मोटा लेना है, तार की लंबाई कितनी लेनी है, हम पर डिपेंड करता है। ये हमारे द्वारा बनाया जा सकता है, इसको आप छेड़छाड़ी कर सकते हो, ये वो प्रतिरोध है। पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये धातु का अपना प्रतिरोध है, अपनी बनावट, अपनी प्रकृति। अब सर इसको रिलेट करिए, मान गए ये धातु का अपना प्रतिरोध होगा, कैसे होगा ये बताइए। मैंने कहा देखो, अगर आपने ठोस अवस्था पढ़ा होता तो आप लोगों को ये बात पता होती है कि जो हर एक धातु है, चाहे वो लिथियम ले लो, चाहे वो सोडियम ले लो, चाहे वो आयरन ले लो, चाहे वो जिंक ले लो, चाहे वो गोल्ड ले लो, चाहे वो सीजियम ले लो, हर धातु ठोस अवस्था में अलग अलग प्रकृति से जुड़ती है। अब कैसे, आप लोगों को मैं बताऊंगा बेटा। जो ठोस के स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं धातुओं के, वो उनमें SCC, BCC, FCC, HCP नामक अलग अलग यूनिट सेल बनाती है। जब, क्योंकि देखो सॉलिड स्टेट बेटा जेई से कट चुका है, तो इसको भी एडवांस के टाइम पे ही पढ़ाया जाता है, पर फिर भी नाम सुना होगा SCC, BCC, मतलब अलग अलग घर। कहने का मतलब है अलग अलग प्रकार की ईंटें हैं। एक चकोर ईंटें हैं, एक थोड़ी गोल ईंटें हैं जिनसे थमले बनाए जाते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास थोड़ी अलग टाइप की यूनिट ईंटें हैं जो संतरे वाली, जिनसे गोल थमले बना। समझ जाना मेरी बात, अलग अलग ईंटें होती हैं, मतलब अलग अलग यूनिट सेल होती हैं, जिनको आपस में जोड़ेंगे 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 एक बहुत बड़ा मकान बन जाता है। ठोस में भी क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट को जोड़कर जोड़कर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है किसी भी धातु का, चाहे वो धातु आपके पास कोई भी हो। पर हर धातु के लिए आपको एक यूनिट सेल तो बनाना पड़ेगा, एक छोटी ईंट तो होती है, और उसमें जो परमाणु होते हैं उनकी बेटा जी अरेंजमेंट अलग अलग प्रकृति की होती है। तो धातु के अंदर जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग व्यवहार से जुड़े रहते हैं, तो बेटा उनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। जब इलेक्ट्रॉन उनमें से ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो कई बार कुछ धातु के परमाणु के अंदर उनको रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलता है, और कुछ जगह पर उनको जाने दिया जाता है, चलिए चलिए, खाली है खाली, आगे चलिए। समझ रहे हो, इसका मतलब है कि धातु की प्रकृति अलग, तो आवेश प्रवाह जो होगा वो भी अलग होगा। अब आपका मन ये भी कर रहा होगा कि सर जी ये तो हमें फील हो गया, आपने कुछ रिलेट करवाया, हमें अच्छा लगा, पर वास्तविक लाइफ में क्या हम इसको फील कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉपर धातु के मोटर होते हैं, जिनसे पंखे, ये पंखे वाले मोटर हो गए, ठीक है, कि कॉपर धातु के तार में से विद्युत धारा बहुत अच्छे से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम के, या फिर कह लीजिए आप लोहे के, है ना, कॉपर में। इसीलिए आपने देखा भी होगा कॉपर के तार बहुत महंगे भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टिकाऊ भी हैं। उनसे जो बंधे हुए पंखे होते हैं वो बड़े अच्छे चलते हैं, स्मूथ चलते हैं। राइट और रॉन्ग? फिर तुम सोचोगे सर जी लेकिन आज के टाइम पर तो एल्यूमिनियम हो रहा है। मैंने कहा बेटा एल्यूमिनियम इसलिए ज्यादा देखने को मिलता है हमारे नेचर में, प्रकृति में, क्योंकि वो प्रकृति में पाया सबसे ज्यादा मात्रा में जाता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो धातु है अर्थ क्रस्ट पर और धरती की सतह पर, वो एल्यूमिनियम है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, सस्ती है, तो हर जगह यूज हो रहा है, हल्की भी है, ठीक है, तो ज्यादा क्वालिटी वाली चीजें अब रही नहीं है, फैंसी दौर का जमाना है।
पर आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम में धारा अलग प्रकार से चलती है और कॉपर में धारा अलग प्रकार से चलती है। तो ये वो किसके कारण है, वो किसका, कौन उसको रोकता होगा, वो कहोगे कि सर वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है धातु के, उस पर डिपेंड करता है, नेचर पे। ठीक है बेटा। और ताप पर कैसे भाई, अब ताप बढ़ाओगे सीधी बात है वही परमाणु होंगे, उनमें कंपन बढ़ेगा। क्योंकि देखो आप लोग जानते हो, अगर मान लो मैं यहां पर ऐसे ऐसे कंपन कर रहा हूं, ठीक है, और मैं एक ठोस का पार्टिकल हूं, अगर इस कमरे को कोई बाहर से बहुत तेजी से गर्म कर दे, गर्म कर दे, गर्म कर दे, तो बेटा मैं इतना गर्म हो जाऊं कि मैं कूद रहा हूं, अरे भाई बचा लो बचा लो बचा लो, है ना। तो मेरे कंपन बढ़ जाएंगे, और जब कोई कंपन मेरे बढ़ेंगे और कोई आसपास से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो उसको झटके लगेंगे, अरे मर पर है जाके, पहले मुझे बचाने दे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रवाह करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसका मतलब है धारा का प्रवाह विरोध हो रहा है, धारा की प्रवाह का विरोध हो रहा है, तो उसी को हम प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक है। तो मुझे बताइए बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान धातु की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। क्या इस बात को आप, ये इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं इसको लिखा के आगे बढ़ सकता था, लेकिन क्या इस स्टेटमेंट को आप दिल से फील कर चुके हो? यस यस और नो? दिल से आपको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे चालकता के बारे में। चालकता को मैं बेटा सी से रिप्रेजेंट करूंगा, एनसीईआरटी में इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं चालकता, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, कंडक्टेंस। और आपको पता है फिजिक्स में कहा जाता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। मतलब कि जो चालकता है वो 1 बटा प्रतिरोध है, और यहां से इसकी जो यूनिट बनेगी बेटा, चालकता की जो यूनिट बनेगी वो बेटा जी, उसको आप ओम इनवर्स कह सकते हो। और जैसे हम इसको 1/OHM ऐसे लिखेंगे ना, तो ये इसको हम बेटा जी ओम इनवर्स ऐसे भी कह सकते हो, और शब्दों में इसको हम उल्टा यहां से भी कर सकते हैं। ये तरीका है इसका, OHM उल्टा कर दो MHO, यानी महो। महो भी बेटा इसकी यूनिट बनती है, महो भी क्या है, इसकी यूनिट बनती है। अब क्या होगा, अगर हमें इसकी परिभाषा फीलिंग के साथ देनी होगी, भाई फीलिंग के साथ पढ़ते वो दो परिभाषा, तो मैंने कहा ठीक है भाई। देखिए, चालकता का मतलब होता है कि दुनिया की वो हर वस्तु या संसार की वह सभी समस्त वस्तु, ठीक है, संसार की वे समस्त वस्तु, समस्त वस्तु जो आवेश प्रवाह कह लो या धारा प्रवाह, क्या है, धारा प्रवाह को प्रेरित करते हो, करती हो, मतलब जो कह रहे हैं कि अच्छे से करंट चलो, अच्छे से करंट चलो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, उसको हम चालकता कहते हैं। क्योंकि परिभाषा भी उल्टी हो गई, परिभाषा भी उल्टी हो गई बेटा भाई, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा हो गया तो परिभाषा उल्टी हो गई। इसको फटाफट नोट करिएगा बेटा। अब देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर आगे देखते हैं भाई। महो कुछ नहीं है, बस शब्दों में लिखा हुआ है। जैसे किसी यूनिट को देखो बताता हूं, जैसे न्यूटन है, ठीक है,
या बेटा जी न्यूटन क्या है, न्यूटन बल की यूनिट है, इसको आप एन लिख लो, न्यूटन लिख दो, तो बस ये स्पेलिंग में नाम लिख दिया। ऐसी ओम को आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ओम को आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, या ओम ऐसे लिख दो, इसको हम ओम कहते हैं। अब ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या प्रति ओम, या इसको उल्टा करोगे तो महो हो जाएगा, MHO। इंग्लिश को उल्टा कर रखा है, दिमाग लगा के बस साइंटिस्ट लोगों ने कुछ भी कर रखा है, ठीक है, कुछ भी कर रखा है। अब यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर हम थोड़ा सा समझेंगे इसके फॉर्मूले को कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अब चूंकि हम लोग इतना बात जान चुके हैं कि जो कंडक्टेंस है वो 1/r है, 1/r है, और जो r है ना वो किसके बराबर है, रो L/A के बराबर, रो L/A के बराबर। तो जब हम यहां पर मान रखेंगे 1 तो रो के यहां रो आएगा, इंटर L आएगा और ऊपर जाएगा A। इसको अगर अलग से देखा जाए दोस्तों तो एक क्या है, नियतांक है, और रो भी क्या है बेटा, एक नियतांक है। जब एक नियतांक को दूसरे नियतांक से भाग करते हैं तो एक नया नियतांक आता है जिसको हम अलग नियतांक कहेंगे, जिसको हम कहेंगे बेटा कापा। क्या कहेंगे हम लोग, कापा। तो C बराबर हो जाएगा, कापा है बेटा, के नहीं कापा है, के जैसा ही है, और बेटा इसको हम लिखेंगे A/L। आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, हम लोग कंडक्टेंस को कहां पढ़ेंगे, कंडक्टेंस में पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स में, सॉरी इसमें केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होगा बेटा, बैटरीज होंगी, है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, गैल्वेनिक बैटरी हो या बेटा हमारे पास विद्युत अपघटन बैटरी हो। तो हमने एक बात देखी है दोस्तों, दोनों चीज समझाऊंगा मैं आपको। अगर कोई बैटरी है और उस बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, आपने भी अपने घर में बैटरी देखी होगी, उस पर भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पर धनावेश होगा और एक पर ऋणावेश होगा, मतलब एक पर एक कैथोड कहलाती होगी, एक एनोड कहलाती होगी। ईमानदारी से बताइएगा, जो बैटरी होती है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उनमें ये जो आपके पास इस तरीके से विद्युत अपघट्य का विलयन क्या करता है बेटा, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। विद्युत अपघट्य का मतलब जो विलयन है उसके अंदर फ्री आयन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बेटा एक दूसरे की तरफ चलते रहते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा आयन किस वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ चलेगा। अब देखना, अगर आपको लग रहा है कि ये बैटरी ऐसी है, अगर ये आपको बैटरी ऐसी दिख रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक देखने का तरीका ये है और एक देखने का तरीका ये है और एक देखने का तरीका ये है। तो ये 2D में जो बनी हुई सेल है, आप लोग जानते होंगे बैटरी ऐसी होती है बेटा, ऐसे है ना, और फिर ऐसे आगे जाएगी, फिर ऊपर एक नीचे 2। तो बैटरी को एक तार मान लेते हैं, क्या मान लिया हमने, तार मान लिया, और जो आवेश प्रवाह होता है वो इस आयन, इस वाले इलेक्ट्रोड से इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, दूरी भी इतनी हो गई। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि आज आपकी बैटरी जो है अलग आकार की है और मंगलवार को उसका आकार बदल जाता है, या फिर फ्राइडे वाले दिन वो कुछ ऐसा चीट डाइट करती है कि जो हमारे पास बैटरी है उसका आकार अलग टाइप का हो जाए। चलो ठीक है, जुलाई में उसने अलग हिसाब से रहती होगी, अगस्त में जब बारिश बहुत अच्छी होती होगी तो उसने कुछ चेंज आए हो, सर्दियों में उसने कुछ ऐसा लपेट लिया हो कि उस पर आकार बढ़ जाए, या वो नहाई ना हो 15-20 सालों से तो उस पर मैल की मोटी मोटी परत जम जाए तो उसके आकार, अरे मैं बेवकूफ बना रहा हूं बहुत देर से, बेवकूफ हो। मैं बैटरी को देखता हूं, हर दिन बैटरी का आकार सेम रहता है। इसका मतलब यह है उनके बीच की जो दूरी होती है 2 इलेक्ट्रोडों की, जिसको हम L के हिसाब से कहेंगे, ठीक है, वो बदलती नहीं है। और जैसे बैटरी होती है ना भाई, बैटरी हाँ भाई, कहां गया बैटरी, ये रही भाई बैटरी, ये रही बैटरी, ठीक है। अब ये जो बैटरी है, ऐसे मान लीजिएगा ये इसका सरफेस है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, तो इनके बीच की दूरी बदलेगी नहीं। अब जो बेटा अभी इस तार की बात करें, अगर इसको मैं पूरा तार मान लूं बैटरी को, तो ये बेटा जो सामने वाला आपको क्षेत्रफल दिखेगा, देखो ये वाला, ये भी नहीं बदलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ए, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा जी, ए बोलेंगे। तो अब समझने की कोशिश करना आप लोग। अब हमारे सामने एक बात आई कि ना तो बैटरी के बीच जो 2 इलेक्ट्रोड है उनकी बीच की दूरी चेंज होती, और ना बेटा ए चेंज होता। ये भी क्या होगा बेटा जी, कांस्टेंट होगा।
और ये भी जो एरिया होता है, ठीक है, ए, वो भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे, एल बाय ए जो होता है ना, एल बाय ए, ध्यान रखना, एल बाय ए, इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट कहते हैं। अब देखो सारी चीजें बता रहा हूं। के बराबर कापा, क्योंकि सेल कांस्टेंट एल बाय ए होता है तो ये चला जाएगा बेटा एक्स, और सी जो होगा ये हो जाएगा कापा बाय एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करने होंगे, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सी बराबर कापा एक्स। अब देखते हो बेटा यहां पर हम कहेंगे, यहां पर कापा एक नियतांक है, ठीक है, नियतांक है जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहां कापा एक नियतांक है जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसका मान, ठीक है, चालक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। अब भाई हम बात करेंगे यहां पर कि जो जो इस स्लाइड में लिखा है फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। जो जो इस स्लाइड में लिखा है उसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। हेलो हेलो, वॉइस प्रॉब्लम कैसे बेटा, वॉइस ठीक है? वॉइस प्रॉब्लम क्यों आ गई? भैया वॉइस प्रॉब्लम, हेलो 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 हेलो, ठीक है यार, ये तो ऑन है। हेलो हेलो, ठीक है, डन। एक बार देखना उसमें कुछ कमेंट एक बार स्टार्ट करके देखो, बच्चों को आ गए होंगे आई गेस। वॉइस प्रॉब्लम, बैकग्राउंड में तो कुछ नहीं हुई बेटा, मैं तो बिल्कुल शांत खड़ा हूं। कट 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 कट, किस चीज की आवाज आ रही है? करवा रहा हूं बेटा मैं। अब बताओ बेटा, अब क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है बेटा, यस और नो? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। अच्छा, फैन की आवाज आ रही है, समझ गया। एसी बंद करवा दो। कर दिया भाई, कर दिया कर दिया कर दिया। क्यों? अच्छा, किट किट की बोल तो रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है ठीक है, बोलता हूं बेटा, बोलता हूं। भैया इसको बंद ही कर दो, आ रही है अभी भी। अच्छा, माइक चेंज करना है। हाँ बेटा, अब जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को अब मेरी आवाज सही आ रही है बेटा, यस और नो? हेलो हेलो, अभी ठीक है आवाज? अब ठीक है? मैंने माइक चेंज कर दिया है, देखते हैं। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग।
ऑन है, आ गई, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, डन डन डन। अब ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा विशिष्ट चालकता क्या होती है। अब विशिष्ट चालकता के बारे में ना एक मैं विशेष बात समझाना चाहता हूं, ठीक है? विशिष्ट चालकता के बारे में एक विशेष बात समझाना चाहता हूं, कापा के बारे में। विशिष्ट चालकता कापा, इसका मतलब होता है बेटा सिंपल भाषा में, कोई भी विद्युत चालक हो, कोई भी विद्युत अपघट्य हो, आप उसको पानी में घोल के कोई ना कोई तो विलयन बनाओगे बेटा। अब उस विलयन का जो 1 ml होगा, 1 ml की जो चालकता होगी उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं, अगर आपको विल फील करना है तो, ठीक है? तो हम कहेंगे भाई किस विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य के 1 ml की चालकता को, 1 ml की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है? विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर आपको के का मान ये तो पता है कि भाई नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, वो तो मैंने लिखवा ही दिया। अब मुझे क्या करना है इसके लिए, और मैंने इसकी एक अलग परिभाषा भी लिखवा दी कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml, ठीक है, विद्युत अपघट्य के विलयन की 1 ml की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक ml के विलयन की 1 ml, ठीक है? कमेंट ऑफ कर दिया भाई लो। लेकिन आपको भाई इसकी निकालनी पड़ती है यूनिट। क्या निकालनी पड़ती है बेटा? यूनिट। अब मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, एक चीज मैंने आप लोगों से छुपाई थी, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? यूनिट वो ये छुपाई थी कि जब मैं चालकता पढ़ा रहा था ना बेटा, तो चालकता की मैंने यूनिट लिखवाई थी आपको अलग अलग, ठीक है? कहां गई चालकता की यूनिट? ये रही, ओम इनवर्स, या इसको 1/ओम, या ओम इनवर्स, या महो। एक और यूनिट होती है, लेकिन देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने सुना नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे बल की यूनिट न्यूटन होती है ना? बल की यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट होती है। आप लोगों ने आवेश की यूनिट फैरड के रूप में भी पढ़ी होगी, 1 फैरड, 2 फैरड, 3 फैरड। अभी जो यूनिट आई है कभी कभी साइंटिस्टों के नाम पर भी आती है, ठीक है? 4 फैराडे, फैराडे की जो यूनिट है वो फैरड है, कंडक्ट है उसमें। और बेटा न्यूटन ने क्या, उसने कुलाम ने क्या दे रखी है? आवेश की यूनिट कुलाम दे रखी है। न्यूटन ने क्या दे रखी है अपने नाम पर? न्यूटन दे रखी है। ऐसे ही चालकता का जो सिद्धांत समझाने वाले थे वो मतलब साइमन थे। अब इसी की यूनिट को बेटा उनके नाम पर भी पढ़ा जाएगा, और जो बराबर होगी ओम इनवर्स के ही, साइमन, ठीक है भाई? SIEMEN, एस। तो जैसे हमारे पास यहां पर समझना, जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे बेटा कापा की, तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है कापा बाय एक्स, इतना भी ध्यान रखना। एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि जो बैटरी होती है ना बेटा, बैटरी आप लोगों ने जो घरों में देखी होगी, उन बैटरियों में 2 इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी है वो किलोमीटर में या मीटर में नहीं होती। इतनी बड़ी बैटरी नहीं होती कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में भाई 1-1 मीटर की दूरी है ना। ये जो बैटरी की जो हमारे पास लेंथ होती है, दूरी, बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की, ये सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। जो क्षेत्रफल होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि देखो जो नेचर में है, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वैसा ही हमें यूनिट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो मैंने पर आपको बताया बेटा सेल कांस्टेंट के बारे में, तो सेल कांस्टेंट में ऊपर हमारे पास कुछ भी यूनिट रही हो, हमारे पास सेंटीमीटर है और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे, इससे कट जाएगी ये घात, तो बेटा ये सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, प्रति सेंटीमीटर हो गया सेल कांस्टेंट का मान। हम लोगों ने यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा कि C बराबर कापा बाय एक्स। तो कापा क्या होगा बेटा? कापा हो सकता है ओम इनवर्स, ध्यान रखना भाई, ओम इनवर्स, ठीक है? और एक्स की गुणा कर दो, यानी हमारे पास हो जाएगा C गुणा एक्स
बराबर कापा, या कापा जो है वो C गुणा एक्स के बराबर है। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होगी बेटा ध्यान रखना, अगर हम मान लो यहां पर कापा की यूनिट जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट रखते हैं ओम इनवर्स, तो हमारे पास इसको रखना पड़ेगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अगर हम लिखते हैं बेटा जी साइमन, तो साइमन की जगह एस आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स सेम रहेगा एक्स। हम इसको लिख सकते हैं बेटा जी महो, क्योंकि देखो सी की महो होती है, महो सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी करेक्ट होगा। या इसको बेटा जी हम ओ एच एम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि फॉर्मूले में आपने देखा सी और एक्स की गुणा, सी की जो यूनिट होगी, ठीक है, वो बदलती रहेगी, अलग अलग नामों से आ सकती है, और जो सेल कांस्टेंट होगा उसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में होगी, क्योंकि बैटरी के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है वो मीटर में नहीं, वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट करी जाएगी, और जो क्षेत्रफल होता है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में किया जाएगा, इसीलिए वो सेंटीमीटर इनवर्स आया। ठीक है, तो भाई फटाफट बताइए क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, यस और नो? यस और नो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और आज मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगा, रीजन बीइंग ये हो गया बेटा कि ये मेरे को दिक्कत कर रहा है बहुत, ठीक है, और इसे मुझे दिख नहीं रहा, और प्लस मैं थोड़ा सा फीवर में था आज दिन में, ठीक है, तो ये क्लास मैंने फीवर में ली है, इसीलिए आपने देखा होगा कल और आज में, मतलब जब भी क्लास होती है मैं थोड़ा और एक्टिव रहता हूं, आज मुझे खींचना पड़ा, लेकिन दिक्कत नहीं आई ओवरऑल। पर हाँ, आपको मेहनत करते रहना है, डरना नहीं है, इसलिए मैं वीडियो कॉल अब नहीं लूंगा आज, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाऊंगा, मतलब मजे नहीं ले पाऊंगा, इवन है सबसे ज्यादा मजा, अगर आपके साथ मजा आ रहा है तो फिर वो भी दिमाग चल नहीं रहा, ठीक है। अपना ध्यान रखो, जैसे पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।